हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, और अगर दूसरे सब्जेक्ट को आपको देखना है, दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस को, तो उसके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ हम शुरू करेंगे। ये हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह कैसी है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। चार ऑप्शन है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब है कि यहाँ पर जो है सरकार जो है नियम बनाती है, और जो व्यापारी यानी कि जो बिजनेस वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग, वो क्या करते हैं, वो बाजार को अपने बाजार मतलब उनकी कंपनियां होती है, निजी कंपनियां भी होती है जिनको वो संचालित करती है, और सरकार का काम होता है नियम बनाना। सरकार यहाँ पर जो है निजी कंपनियों को कंट्रोल नहीं करती है, सिर्फ नियम बनाती है कि वो किस तरह से चलेंगी। ठीक है, तो और दूसरी बात, अगर दूसरे तरीके से हम समझे तो अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ बाजार से नहीं है। बाजार से अलग भी चीजें होती है, लेकिन अगर सिर्फ हम बाजार की दृष्टि से देखें तो सरकारी कंपनियां भी होती है भारत में, और निजी कंपनियां भी होती है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करती है, और इसी वजह से हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जिसमें सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां दोनों कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, उसी से रिलेटेड है, पहले प्रश्न से ही, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि सरकारी और निजी क्षेत्र जो है सह अस्तित्व में काम करती है, यानी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी होती है और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी होती है, और दोनों एक दूसरे के सह अस्तित्व यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न से में पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, यानी कि अगर भारत के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें आर्थिक विकास की दृष्टि से, तो हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर जो भारत की गिनती होती है वह विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है, यानी कि अभी ये विकास कर रहा है, विकास के पथ पर है, अभी पूरी तरह से यह विकसित नहीं हुआ है, या फिर यह अविकसित राष्ट्र या पिछड़ा हुआ राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये विकास के सफर में आगे बढ़ चुका है और ये बहुत जल्द ही विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पर चौथे प्रश्न को। ठीक है, चौथा प्रश्न जो आपके सामने है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका कौन सा क्षेत्र जो है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान जो आता है वह तृतीय क्षेत्र से आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र से आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि से रिलेटेड होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वह विनिर्माण से विनिर्माण उद्योग से, ये सबसे रिलेटेड होता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र से होता है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक जो आता है वह इसी सेक्टर से आता है, तृतीय सेक्टर से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बंद अर्थव्यवस्था, पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, बंद इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो कि ये प्रश्न देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है बार बार कई जगहों पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था जो है क्लोज्ड इकोनॉमिक्स, ये किसको कहा जाता है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि वह बंद रहेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे तो दूसरे देश से जो है, दूसरे देश से क्या होगा, यहाँ पर व्यापार नहीं होगा। ठीक है, या फिर भारत किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं करेगा, तो इसका मतलब हो जाता है
बंद अर्थव्यवस्था का कि न तो निर्यात किया जाएगा और न ही आयात किया जाएगा। निर्यात का मतलब होता है कि भारत जो है कोई भी चीज, कोई भी सामान बना करके किसी दूसरे देश को जब बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब किसी दूसरे देश से भारत कोई सामान को अपने देश में लाता है तो उसको आयात कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर थी हमारे लिए समझने को। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं या समृद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका शेष विश्व से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था जो है किसी अर्थव्यवस्था का किसी भी अन्य देश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, बाहरी देशों से कोई जुड़ाव ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 7 है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो भारत को जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। एक, खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में। देखो, भारत में खाद्य की कमी नहीं है, बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद ये समस्या जो है खत्म हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पर गलत काट लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि एक, व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। भारत में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं है, और व्यापार ना होने की वजह से यहाँ पर गरीबी है, तो ये बात भी हमें समझ में आती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है कि एक, पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। आप आसपास देखो, आपको बहुत अधिक पूंजीपति नहीं दिखाई देंगे, आपको गरीबी दिखाई देगी, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल बच जाता है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वह श्रमिक श्रेणी के आते हैं, यानी कि जिनका जीवन यापन श्रम करके, काम करके गुजरता है। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को अगर परिभाषित किया जाए तो भारत को हम कह सकते हैं कि यह एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सिर्फ इस रूप में ना कि आप देखें कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो श्रम करते हैं, बल्कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं और वो भी क्या करते हैं, श्रम करते हैं, दूसरे देशों को भी अपनी सेवाएं बेचते हैं भारत के लोग। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको जो है आप श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है कि किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर करता है, किसी देश का, सॉरी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी देश की अगर आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो निर्भरता होगा किन चीजों पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी देश को मान के चलिए विकास करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसके पास प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, बात सही है। पूंजी निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वहां पर पूंजी होना चाहिए। बाजार होना चाहिए ताकि जो संसाधन से निर्मित सामान होंगे उनको वहां पर बेचा जा सके। तो एक विकसित या फिर आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है इन सभी चीजों पर। प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, और ये सभी रहेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगी। चलिए, प्रश्न संख्या 9 देखिए, यहाँ पर है वैश्वीकरण के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है आखिर वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का सिंपल सा अर्थ है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि जैसे यहाँ पर हमारा देश है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत है। किस तरह से, यहाँ पर जो भारत और अमेरिका के बीच क्या होता है, व्यापार होती है। भारत की कई कंपनियां जो अमेरिका में सेवा देती है और अमेरिका की कई कंपनियां जो है भारत में सेवाएं देती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब जो है वो भी तो अमेरिका का है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सर्विस दे रही है भारत में। ठीक है, अगर अमेरिका में कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसे नियम लागू होते हैं जिसके मदद से यूट्यूब को क्या कर दिया जाए, अगर बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो नुकसान किसको होगा, भारत को भी होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो यही अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन का कि जो निजी अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाता है, कि इस तरह से जुड़ जाता है कि उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। वैश्वीकरण
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है, यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, यानी कि दो देश फिर से समझते हैं जैसे कि ए और बी है, इनके बीच अगर व्यापार हो रही है, इनके बीच व्यापार हो रही है, तो ना ए बी पर टैक्स लगाएगा, ना ए जो है बी पर टैक्स लगाएगा, ना बी जो है ए पर टैक्स लगाएगा, या फिर एक तो ये हो गया टैक्स को कम करके यहाँ पर जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो कागजी काम होता है, ठीक है, कागजी काम जो होता है उसको कम करके जो है अ, अ, कम करके, ठीक है, टैक्स को कम करके, कागजी काम को कम करके, नियमों में छूट दे करके, नियमों में कुछ छूट दे करके, ठीक है, ये छूट दे करके भी क्या किया जा सकता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, और ऐसा किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि दो देशों में जब भी व्यापार पर बात होती है, चर्चाएं होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं टैक्स कम करने का, नियमों में छूट देते हैं, और फिर जो कागजी काम होता है उनको थोड़ा आसान करते हैं, वन विंडो सोल्यूशन देने की कोशिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात हो रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर है कि दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। तो या तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, अगर उसे वैश्वीकरण करना है, उसको अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने रखना है, तो उसको कुछ प्रतिबंधों पर जो है प्रतिबंधों को कम करना पड़ेगा। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए जो आयात टैक्स होते हैं, निर्यात टैक्स होते हैं, उनको कम करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है कृषि में लगा हुआ है। तो कृषि में जो भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% जो है वो कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पर आधा से अधिक, ठीक है, आधा से भी तो अधिक हो गया ना, आधा तो 50%, तो 50% से भी प्लस यहाँ पर जो जनसंख्या है भारत की वो क्या है, कृषि के कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। अब यहाँ से बेरोजगारी के प्रश्न शुरू होते हैं और आप देखेंगे कई तरह के बेरोजगारी, और मतलब कई तरह की बेरोजगारी को आप समझेंगे। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी होता है, बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी है, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी है। यहीं पर मैं समझा देता हूं आपको, तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, तकनीकी बेरोजगारी का मतलब है कि जब कोई टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो जाए कि वो ऑटोमेशन पर काम करे। ठीक है, ऑटोमेशन पर काम करे, जैसे अभी की एआई आ गई है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कई ऐसे मशीनें हैं जो ऑटो पायलट पर काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है। तो ये क्या करती है, जो मानव श्रम की जरूरत है उसको ये कम कर देती है। ठीक है, मानव श्रम को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी वह बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, यानी कि जब कोई टेक्नोलॉजी या मशीन ऑटो रूप से काम करती है, यानी कि अपने निर्णय के, मतलब मशीन खुद ब खुद काम करती है, जब वो काम करने लगती है तब मानव श्रम की जरूरत जो होती है कम हो जाती है, और जो मानव श्रम की कम जरूरत हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसको तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा समझते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी रोजगार मिल गया, कभी रोजगार मिल गया, कभी रोजगार नहीं मिला। ठीक है, ये तब होता है, इसको मौसमी आप रोजगार बेरोजगारी के से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जब धान के समय की जब होती है, जब भारत में धान की खेती की समय होती है, उस समय कृषि क्षेत्र में जो है रोजगार रोजगार बढ़ जाती है। ठीक है, रोजगार बढ़ जाती है, और जब ये धान की खेती का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पर रोजगार कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं तीसरा जो है घर्षणात्मक
बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी थोड़े से अलग किस्म का है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ए नाम का एक आदमी है, ठीक है। हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं अमन, ठीक है। अमन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। अमन नाम का एक व्यक्ति है। ये पहले किसी कंपनी में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक है। किसी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब वो क्या करता है, दूसरे कंपनी में जॉब के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है वहां पर, ठीक है। दूसरे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो फिर वहां पर जॉब लेता है। तो इस बीच में जो टाइम में वो बेरोजगार था, उसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि काम तो उसको मिल ही रहा है, उसको काम मिल रहा है, पर वो बेहतर के खोज में, ठीक है, बेहतर के खोज में क्या कर रहा है, भटक रहा है, जिसको यहाँ पर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। सबसे जो ज्यादा खतरनाक होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि मान के चलिए कि कंपनी जो है, जियो कंपनी है, ठीक है। जियो कंपनी है और कोई और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इंजीनियर है, ठीक है। जियो कंपनी है और इंजीनियर है। अब यहाँ पर जियो कंपनी को एक अच्छा डेवलपर चाहिए पाइथन का, ठीक है, पाइथन का एक अच्छा डेवलपर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो इंजीनियर है, उनमें से किसी को भी पाइथन की आती ही नहीं है प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जियो के पास जॉब तो है, जियो के पास जॉब तो है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के पास वैसा स्किल ही नहीं है जिसकी जरूरत जो है वो कंपनी को है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। और ये जो बढ़ने का कारण है, ये बढ़ने का कारण है एजुकेशन सिस्टम की वजह से, ठीक है। और ये सबसे खतरनाक बेरोजगारी के रूप में से एक है, ठीक है। और भारत में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लोग यही कह रहे हैं कि रोज काम तो है, काम तो है, पर काम, उस काम को करने लायक लोग नहीं है, ठीक है, करने लायक जो है लोग ही नहीं है। तो इस वजह इस तरह की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम 14 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, उनको एकत्र करने और प्रकाशित करने का जो काम है, वह एनएसएसओ का है, ठीक है। एनएसएसओ का है, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना ही याद रखना है आपको कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करने का जो काम किया जाता कार्य है, वो एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, यहाँ पर है कि भारत में बेरोजगारी को किस किस्म पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस किस्म पाई जाती है, कि कौन कौन सी बेरोजगारी की किस्में भारत में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ग्रामीण अल्प रोजगार, ये तो पाया ही जाता है। चक्रीय बेरोजगारी, ये भी मौसमी बेरोजगारी, ये पाया जाता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो यानी कि भारत में ये चारों तरफ की जो है, तीनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। वह ग्रामीण अल्प रोजगार वाली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 देखेंगे। यहाँ पर है कि कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी कि कृषि क्षेत्र में जब हम बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, यानी कि किस तरह की बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में जो हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है, वह अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। अब इसे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये अदृश्य बेरोजगारी क्या है। जैसे मान के चलिए एक खेत का टुकड़ा है, ठीक है, एक खेत का टुकड़ा है जिस पर और उस खेत के मालिक के, ठीक है, मालिक के दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं। और यहाँ पर खेत कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये दो लड़के जो हैं इसी खेत में काम करते हैं, इसी खेत में काम करते हैं और उपज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दो लड़के की जगह एक लड़का भी चाहे तो इसकी खेती बाड़ी करा सकता है, ठीक है, खेती बाड़ी करा सकता है। दूसरा लड़का जो है फ्री रह सकता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है।
एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि जब ये दोनों मिलकर इस खेत में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उपज बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, उपज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है और यहाँ पर दोनों जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखने में तो लगेगा कि दोनों के पास रोजगार है, दोनों के पास काम है, दोनों खेत में काम कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर जब आप अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे, आर्थिक क्षमता के रूप में देखेंगे तो आर्थिक जो क्षमता है वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि उपज नहीं बढ़ रही है। 2 लोग काम करे, 3 लोग काम करे, उससे क्या होगा? उपज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि इनकम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी का दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है वह है इनमें से सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी भी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है, यानी कि सभी प्रकार की जो बेरोजगारी है वो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखिए, अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये कैसे हो गया? संरचनात्मक बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी तो कृषि में होती है, ये आपको समझ में आता है, क्योंकि एक मौसम में जो है कृषि के क्षेत्र में एक मौसम में जो है काम जो है बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है, लेकिन दूसरे मौसम में वो जो काम है वो कम हो जाती है। ठीक है, काम जो है कम हो जाती है, तो कृषि में मौसमी बेरोजगारी जरूर है। अब यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम जब कृषि से एक कदम आगे बढ़ाकर सोचे तो जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां होती हैं उसमें जो है ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास स्किल हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर कम है। अच्छा, कृषि करने में भी, खेती करने में भी अब जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो किसान हैं वो टेक्नोलॉजी जानते ही नहीं है, वो मशीनों का यूज करना ही नहीं जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? यही जो हम लोगों ने अभी बात किया छुपी हुई बेरोजगारी के रूप में, तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम अगर अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो उत्पादन में क्या होना चाहिए? उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो और सॉरी, यहाँ पर हम बात करें कम नहीं बल्कि अधिक। ठीक है, यहाँ पर अगर अधिक लोग काम कर रहे हैं तो उत्पादन में क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, अधिक लोग काम करें या कुछ लोग कम लोग मिलकर भी उतना उत्पादन निकाल पाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जैसे वहां पर हम लोगों ने 2 भाइयों की उदाहरण से समझा था। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 19 देखेंगे तो प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि कौन सी बेरोजगारी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे अधिक बेरोजगारी है वह मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है, क्योंकि भारत का ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पर जो सबसे अधिक रोजगार देने का काम जो करता है वह अपना कृषि क्षेत्र करता है, और कृषि क्षेत्र में यही है कि कृषि क्षेत्र लगातार 12 वर्ष काम अधिक लोगों को नहीं दे पाएगी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि 12 वर्षों तक 12 वर्ष नहीं 12 महीनों तक लगातार काम नहीं दे पाएगी कृषि, और यहाँ पर मौसम के अनुसार जो है लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो है मौसमी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। दूसरी यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें यदि 4 लोग मिलकर के वो काम कर रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं, और फिर 2 लोग मिलकर के उसी जमीन के टुकड़े में काम कर रहे हैं और दोनों का उत्पादन अगर बराबर हो रहा है, तो पहले वाले केस में यहाँ पर जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे थे यही अदृश्य बेरोजगार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वर्तमान समय में जो
बेरोजगारी की सबसे बहुत गंभीर समस्या है वह है शिक्षित बेरोजगार। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे भारत में, ठीक है, हमारे देश में जो है शिक्षित जो लोग हैं बहुत अधिक मात्रा में यही लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। कारण क्या है कि अधिक से अधिक जो शिक्षित लोग हैं उनको अपने पसंद का काम ही नहीं मिल रहा है, अपने पसंद का काम नहीं मिल रहा है, एक कारण ये हो जा रहा है। दूसरी बात, जो शिक्षित लोग हैं उनको जो काम आता है, ठीक है, जो काम उन्होंने सीखा है उस काम की मांग ही नहीं है, ठीक है, कंपनियों के द्वारा उस काम की मांग ही नहीं है। तो ये एक तरह से संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शिक्षित युवा है या शिक्षित लोग जो हैं वो क्या है कि कृषि क्षेत्र में ये काम जाकर कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनके पसंद के काम नहीं है, ठीक है। और दूसरी इसी वजह से ये ग्रामीण बेरोजगारी का भी कारण बन जाती है। शहरों में ये किसी तरह के व्यापार नहीं कर पाते हैं तो ये शहरी बेरोजगारी का भी कारण बन जाता है, शिक्षित बेरोजगार, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही तरह का बेरोजगार जो है कई श्रेणियों में वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्तमान समय है वह देश में सबसे अधिक जो बेरोजगारी की समस्या है वह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। पूछ रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में तो आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगा ही नहीं और शहरी क्षेत्र में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं मिलेगा। देखिए विनिर्माण क्षेत्र में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में जो है कंपनियां काम करती है, ठीक है, और कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को बिना काम के पैसा दे दें, ठीक है, बिना उत्पादकता के वो पैसा दे दें। तो जब तक जो है व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि जब तक वो उत्पादक नहीं होगा, कुछ उत्पन्न नहीं करता है, कुछ प्रॉफिट नहीं कंपनी को कमा करके देता है व्यक्ति, तब तक कंपनी उसको पैसा नहीं देगी, ठीक है। तो इस वजह से ये विनिर्माण क्षेत्र में तो होगा नहीं। शहरी क्षेत्र में भी वही नियम काम करते हैं क्योंकि शहर में अधिकतर जो व्यवस्था है वो बाजार व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि शहर में हर चीज जो है महंगी है। तो वहां पर जो घर के सदस्य होते हैं आप देखेंगे कि वो सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देखने को आपको मिल जाएगा शहरों में कि एक घर में जैसे 4 लोग हैं तो वो कुछ ना कुछ अलग काम कर रहे हैं। कोई किराने का दुकान चला रहा है, तो कोई फल बेच रहा है, तो कोई कपड़ा बेच रहा है। लेकिन वही आप जब गांव में आएंगे तो एक गांव में जब 4 लोग हैं तो ये चारों लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं, ठीक है, और इस खेती में उत्पादकता बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो 2 लोगों की वर्क थी वो तो बेकार हो जाती है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर ही नहीं पड़ पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो छुपी हुई बेरोजगारी आपको दिख जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिख जाएगी बड़ी मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? आखिर संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है। एक चीज जो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता भी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलता है वह शिक्षित बेरोजगार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 23, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 23 में जो है सबसे अधिक जो बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दिखाई देती है वह किनका दिखाई देता है? शिक्षित बेरोजगार, ठीक है। और जो शिक्षित लोग हैं, ठीक है, इनके पास क्या है? सोचने का क्षमता है, ठीक है, सोचने का क्षमता है और सोचने की वजह से ये सोचते हैं कि हमें वो काम करना है जिसमें मनी यानी कि पैसा अच्छा खासा मिले, ठीक है, पैसा ठीक ठाक मिले। दूसरी बात यहाँ पर
जो जीवन है, ठीक है, जीवन में सुरक्षा हो, ठीक है, काम की सुरक्षा हो, काम के घंटे तय हो, ठीक है, काम के घंटे तय हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक शिक्षित लोग देखते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है उनको जॉब तो मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि कई कारण फिर इनके पीछे हो जाता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि जैसे 100 लोग शिक्षित हैं, ठीक है, 100 लोग यहाँ पर शिक्षित है, पर किसी कंपनी को उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। तो जो 90 लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जो 90 लोग शिक्षित लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और शहर क्षेत्रों में ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि शहर में हर कोई शिक्षित है, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि शहर में बहुत सारी शिक्षा संस्थान है, वो लोगों को शिक्षा दे रही है, वहां पर शिक्षा स्तर अधिक है, तो इस वजह से वहां पर शिक्षित बेरोजगारी है। गांव में आप देखेंगे कि उतना पढ़े लिखे लोग आज भी नहीं है, तो वहां पर शिक्षित बेरोजगारी की कमी है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। आखिर प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य शब्दों में क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की सामान्य अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वो ऐसे रोजगार यहाँ पर आप समझिए कि जो बेरोजगारी कही जा रही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसमें वाकई में क्या हो रहा है कि जो कामगर है, जो काम करने वाला है, उसको रोजगार तो जरूर मिल जा रही है, रोजगार उसको मिल रहा है, लेकिन उसका जो उत्पादकता है वो शून्य हो जा रहा है, वो ना के बराबर है, उसकी गणना ही नहीं हो पा रही है, या फिर उसके काम करने से उत्पादन में कोई वृद्धि ही नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 25 देखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो यही है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में जो स्नातक किए हुए हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो जो है बेरोजगार रह जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाती है। देखो यहाँ पर जो बेरोजगारी की बात हो रही है कि कुछ महीनों में आपको कुछ महीने काम तो मिलेगी, पर कुछ महीने काम नहीं मिलेगी। तो ये जो काम कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो ये तो मौसम वाली बात हो गई, कभी बरसात तो कभी ठंडी तो कभी गर्मी, तो ये जो मौसम की तरह बदलते हैं, ये जो है इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए, एक तरह से आप इसको देखिए, ये मान के चलिए एक रोजगार का रेखा है, ठीक है, रोजगार का रेखा। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर वो बेरोजगार है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार मिलता चला जाएगा, फिर बेरोजगारी होगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर बेरोजगारी, फिर रोजगार, फिर बेरोजगारी, इस तरह से ये समय के साथ कभी रोजगार में है तो कभी बेरोजगार है, कभी रोजगार तो कभी बेरोजगार, तो ऐसे को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है एक तरह से अल्प रोजगार के रूप में जाना जाता है, या अदृश्य बेरोजगारी के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि की एक विशेषता है। कृषि क्षेत्र में ये हमेशा से रहा है और आगे भी शायद रहेगा भी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 29 कि वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, यानी कि 12 महीने में से वो 10 महीने जो है बेरोजगार है, और 2 महीने उसको क्या मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाएगा, ठीक है, सामान्य स्थिति वाले बेरोजगार कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या है? तो यहाँ पर कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाजार में जो है काम उपलब्ध है, ठीक है, काम उपलब्ध है,
उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच क्या है, बेमेल है। यानी कि किसी को कोई जो कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, उसको जैसे लोग चाहिए, जैसे कौशल के लोग चाहिए, वैसे कौशल के लोग उसको मिल ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके पास कौशल है, लेकिन उनके पास वो कौशल नहीं है जिसको जो कौशल कंपनी को चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो कुछ लोग हैं जो के पास कौशल तो है लेकिन वो कौशल नहीं है, वो स्किल नहीं है जो कंपनी को चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इसको संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 है कि जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होती है जब कर्मचारी अपना वर्तमान नौकरी छोड़ कर देता है और दूसरे नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होता है। तो जब वो अपना नौकरी छोड़ देता है और दूसरे नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होता है तो उसको प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं, या घर्षणात्मक बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है, या खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी में अमन नाम का व्यक्ति काम कर रहा था, ठीक है। अब वो दूसरे कंपनी बी में जाता है और बी में अप्लाई करता है, यही अमन, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बी में अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है, चयन की प्रक्रिया होती है, तब तक वो क्या है, अमन बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगार है। तो इस स्थिति में जो उसकी बेरोजगारी है उसको गिना जाएगा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे, खाली स्थान है यहाँ पर, बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है। मान के चलिए कोई देश है, ठीक है, और देश में लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक क्या होता है, बेरोजगारी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में उस बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा, तो उसको दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लंबे समय तक बना हुआ रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दीर्घकालिक बेरोजगारी कहेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद यहाँ पर हम लोग 33 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अब यहाँ पर जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा का आखिर निर्धारण कौन करता है, तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण का कार्य दिया गया है वह नीति आयोग को दिया गया है, ठीक है। गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कई पहलुओं को देखते हुए किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि आपकी स्थिति दयनीय है और सरकार जो है आपके लिए विशेष सुविधाओं का सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेगी, जैसे कि अनाज देती है गरीब जो लोग होते हैं उनको, और पहले ईंधन भी मिलता था और खाद्य पदार्थ भी मिलता था। तो इस तरह से ये नीति आयोग जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करती है और इसी को मानक बना करके कोई भी जो सरकारी योजना है वो तय की जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो अल्प विकसित है, बहुत थोड़े बहुत विकसित हुए हैं, उन देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो उन देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण बन जाता है वो आय में असमानता बन जाता है, ठीक है। आय में असमानता के कारण जो है गरीबी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। जो भारत में निर्धनता की स्तर है, यानी कि कितने गरीब हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत गरीब हैं या कितना गरीब है कोई कितना गरीब है, ठीक है, कोई कितना गरीब है, इसका निर्धारण कैसे होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो कोई कितना गरीब है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो तय किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि कोई परिवार जो है, कोई परिवार अपने लिए कितना खर्च कर पाती है, उपभोग पर कितना खर्च कर पाती है, उसी को पैमाना माना जाता है, ठीक है। उसी पैमाने के आधार पर ये किया जाता है, ठीक है। तो भारत में निर्धनता की स्तर का जो आकलन है वो है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर यहाँ पर किया जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो गरीब होंगे वो कम उपभोग पर व्यय करेंगे, यानी कि जैसे लग्जरी लाइफ जीने की जिसको हम बात करते हैं उस पर कम खर्च करेंगे, जरूरी की चीजों पर खर्च करेंगे, फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करेंगे। तो इसी को यहाँ पर यानी कि उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कम हो जाएगी जो गरीब होंगे, और जो अमीर होंगे जिनके पास पैसे होंगे वो उपभोग की वस्तुओं पर खर्च ज्यादा करेंगे। तो ये एक पैमाना बनाया गया है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि अंततः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो गरीबी उन्मूलन के लिए यानी कि गरीबी को खत्म करने के लिए जो है इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया जो है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। आखिर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर अत्यधिक कुपोषण है। देखिए कुपोषण का क्या मतलब हो गया कि जो खाद्य पदार्थ की कमी के वजह से, ठीक है, खाद्य पदार्थ की कमी की वजह से एक रोग होती है, इसी को कुपोषण कहते हैं, यानी कि पोषण का पूरी तरह से पूर्ण ना हो पाना। ठीक है, और ये जो खाद्य पदार्थ की कमी है, यहाँ पर कमी का मतलब है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें क्या हो, प्रोटीन हो, ठीक है, जो शरीर के लिए जो जरूरी पोषण तत्व है वो उसमें विद्यमान हो। ठीक है, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें जो शरीर के लिए पोषण का काम करती है वो सभी जिस खाद्य पदार्थ में उपस्थित हो उनका भरपाई न हो पाना। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ का व्यवस्था न हो पाना जिसमें जो है पोषण की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, तो ऐसे ऐसे लोगों को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, और कुपोषण में क्या होता है कि सर बड़ा हो जाता है, पेट बाहर निकला हुआ होता है, और जो हाथ पैर होते हैं वो पतले पतले होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार पहचान करने का एक तरीका है कुपोषण का, शुरुआती में ये पहचान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि वह कौन सा सूचकांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता को मापता है, यानी कि कोई कितना गरीब है इसके मापने के लिए सबसे बेहतर पैमाना क्या माना गया है। तो यहाँ पर जो माना गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो होता है ये गरीबी के कई सारे पहलुओं को मापता है एक साथ। है ठीक है, वो शिक्षा को मापेगा कि किसी व्यक्ति के जो शिक्षा है उसका स्तर क्या है। ठीक है, व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, जीवन जीने की जो स्तर है वो कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें जब मापी जाती है, इन सारे पहलुओं को नापा जाता है और नाप करके एक आंकड़ा, एक नंबर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो तरीका है कि सारे पहलुओं को हम देखेंगे, इसी को बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। और ये जो है भारत में नापने का, गरीबी को नापने का सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है। किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में इस तरीके को उपयुक्त माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो यहाँ पर ये जो आप तीनों कार्यक्रम देख रहे हैं, IRDP, TRYSM और NREP, ये सभी जो हैं ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 40। ये प्रश्न संख्या जो 40 है ये कथन और कारण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से हमें करना होगा। देखिए प्रश्न संख्या 40 में पहले तो यहाँ पर कथन कहा गया है, दूसरा कारण कहा गया। कथन को पढ़ते हैं, भारत में गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। देखिए यहाँ पर दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, कथन ए और कथन आर, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो कारण है क्या वह कथन की सही व्याख्या कर पाती है, ये सवाल है।
कि क्या जो कारण दिया गया है वो कथन का सही व्याख्या कर पाती है या नहीं। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे इस कथन को कि भारत में गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है अधिक मात्रा में है, ये मानने वाली बात है और ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब कारण को आप देखेंगे कि शिक्षा का नीचा स्तर, ठीक है, शिक्षा का स्तर नीचा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, तो यहाँ पर जो आप कारण देख रहे हैं ये जो कारण एकमात्र कारण नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी के लिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का शिक्षा से जुड़ा हुआ संबंध जरूर है, लेकिन एकमात्र कारण ये नहीं है या विशेष कारण ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिक संपन्न भी होते हैं, जो संपन्न होते हैं, उनका भी शिक्षा का स्तर अधिक नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा का स्तर नहीं होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जैसे लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न लोग होते हैं, उनका कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा का स्तर अधिक हो, लेकिन उनके पास क्या होता है, उनके पास खेत होता है और अलग तरह के संपत्ति होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन कारण बन जाता है गरीबी और अमीरी को अलग करने का, वो खेती और संपत्ति से जुड़ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हम कहेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो गरीबी है, गरीबी का अगर बेहतर तरीके से मापन करना है तो उसको कई तरह से पॉइंट पर, कई सारे बिंदुओं पर उसको नापा जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसका जीवन स्तर कैसा है, ठीक है, उसका जीवन स्तर क्या है, उसको किस तरह की शिक्षा मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर वो स्वास्थ्य उसका खराब होता है तो कहाँ जाता है, शिक्षा लेता है तो कैसी जगह शिक्षा लेती है, ये सारी चीजें जो होती है वो बहुआयामी निर्धारण सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों को नापा जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। तो यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि तीनों को मिला करके बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, क्योंकि आखिर क्यों घट रहा है? निर्धनता अनुपात घट रहा है, निर्धनता अनुपात जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसका कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है कारण बताइए। तो इसका कारण समझने से पहले ये समझते हैं कि जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले उत्पादकता बढ़ाकर, ठीक है, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ाकर या आय अर्जित करके हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर उत्पादकता और उत्पादन तथा आय सर्जन की बात करी जा रही है गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन 4 ऑप्शनों में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, 15 से लेके 59 वर्षों की जनसंख्या सापेक्ष अधिक है। तो यहाँ पर भारत में हो ये रहा है कि हमारे पास 15 से लेकर के 59 तक के वर्ग वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, ठीक है। और यही लोग जो हैं वो उत्पादन में योगदान देते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हैं, आय अर्जित करते हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है, भारत में जो निर्धनता का अनुपात है वो लगातार कम हो रही है, घट रही है,
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो 15 से लेकर के 59 तक के वर्ग के जो लोग होते हैं, समूह के जो लोग होते हैं, यही क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं, यही क्या करते हैं, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। इनको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि ये कार्य करते हैं। ठीक है, और जब भी कार्यशील जनता अधिक होगी, कार्यशील लोग अधिक होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो गरीबी कम होगी। ठीक है, गरीबी क्या होगा, गरीबी का स्तर कम होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो गरीबी का अनुमान हेतु कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है, हम लोगों ने बात किया था अभी कि परिवार उपभोग व्यय विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। भारत में जो है गरीबी का अनुमान लगाने के लिए परिवार उपभोग व्यय विधि का उपयोग करते हैं। इसमें यही होता है कि परिवार जो है उपभोग कितना कर पाती है, ठीक है, भोग विलासिता कितना कर पाती है, उपभोग पर कितना खर्च कर पाती है, इसी को नाप करके ये तय किया जाता है कि परिवार के सदस्य गरीब हैं या फिर अमीर हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है कि निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमें चुनना है, आंसर बताना है। देखिए, दोनों कथन को पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सही होगा। देखिए, यहाँ पर है कि भारत में आमतौर पर 5 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है, यानी कि हर एक 5 वर्ष पर क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। पहला कथन ये कह रहा है कि 5 साल पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धारिता रेखा से नीचे के लोगों का निर्धारण जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। मतलब यही है कि भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात समान नहीं है, यानी कि अलग अलग तरीके से इनका निर्धारण किया जाता है और ये अनुपात एक समान नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप कथन को देखेंगे तो पहला कथन आपको साफ गलत दिखाई देगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ठीक है, क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो 5 वर्षों पर नहीं होता है, लेकिन ये आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पर जो अनुपात है वो अलग अलग है और कई तरह की कैटेगरी में बांट करके जो है गरीबी रेखा का हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो IBRD के द्वारा किया जाता है, IBRD के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था। तो HDI जो बनाया गया है वो IBRD के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी, IBRD के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। यहाँ पर है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो मानव विकास की अवधारणा जो दी गई है वो दी गई है, प्रश्न संख्या हम लोग 47 देख रहे हैं, तो ये दिया गया है महबूब उल हक के द्वारा। तो मानव विकास की जो अवधारणा दी गई थी वह महबूब के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो सामाजिक असमानता को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, कितना आप जी पाते हैं, कितना स्वस्थ आप जी पाते हैं, प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर किया जाता है और शिक्षा को भी शामिल किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वस्थ और पोषण जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो सबसे पहले जो जो होते हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण की बात की जाती है मानव विकास सूचकांक में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का भी बात किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। प्रति व्यक्ति आय का अर्जन की बात की जाती है मानव विकास सूचकांक में। सिर्फ बात नहीं किया जाता है सकल नाम निवेश दर का, ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है विकास मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा क्या है, आधार क्या है। तो इसका आधार क्या है, इस इंडेक्स का आधार क्या है जिसके आधार पर इसको मापा जाता है। तो इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यानी कि जब भी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम जीवन स्तर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 51 है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। यानी कि राज्य स्तर पर, स्टेट के स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये जो पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बनता है जो अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से काट कर अलग कर लीजिए। सिर्फ इतना ही याद रखिए कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। ये आप याद भी रख, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट किया करके मैं बता रहा हूँ कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, अप्रैल 2002 में। अगर आप पूरी तरह से ध्यान में रखें तो इसे रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो ये जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो UNDP जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है उसमें भारत के लोगों को या फिर भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में, यानी कि बीच वाले में। अभी हम ना तो नीचे हैं, ठीक है, यानी कि निम्न मानव विकास श्रेणी में है, या फिर अति निम्न में नहीं है, ना ही हम उच्च में है और ना ही अपर उच्च में है, ठीक है, यानी कि उच्च मानव विकास श्रेणी में, हम बीच वाले में है, ठीक है। तो UNDP जो है भारत को बीच में रखा हुआ है, ठीक है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा हुआ है। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो यहाँ पर माप जो है लिंग अनुपात जो है इसको मानव विकास सूचकांक के अनुपात माप में नहीं रखा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिंग अनुपात को शामिल नहीं किया गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस। अगली वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें पढ़ना है भारत की, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। ये आपका लुसेंट वन लाइनर वीडियो सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियोस को, ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री, जो अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है पूरी तरह से तो हिस्ट्री आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव का भी कंप्लीट है और वन लाइनर का भी कंप्लीट है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जियोग्राफी में आप देखेंगे तो आपका जियोग्राफी का वन लाइनर की जो है 8 से 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो लगातार अपडेट भी किए जा रहे हैं। और उसी तरह से जियोग्राफी का वन लाइनर का जो वीडियो है उसमें आप जो मेन जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो चुका है, लगभग भारत की जियोग्राफी बची हुई है, इंडियन जियोग्राफी बचा हुआ है, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, अपडेट होती रहेगी। और ऑब्जेक्टिव वाले में भी
आपका 10 से 15 वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटी की बात कर लें तो पॉलिटी में भी आपका जो है वन लाइनर में जो है मौलिक अधिकार तक हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार हमें पढ़ना है या फिर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पर भी 8 से 10 को वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोस जो है चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। और विविध का भी यहाँ पर जो विविध है वन लाइनर का, उसका भी वीडियो सीरीज शुरू हो गया है। उसमें भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि है भारत की प्रथम महिला। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, तब तक हमारे चैनल पर घूम सकते हैं और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसे देखिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों के साथ चैनल को अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है।